गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट पेपर 1 का कंप्लीट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ वीडियोस भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथियों, हमारे चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 5वां यूनिट पहुंच चुके हैं हम लोग, और इस यूनिट में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इनको कवर करने वाले हैं। और जिस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरह के प्रश्न भी आपको दिखाने वाले हैं। थियरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे यूनिट्स कवर कर लेंगे। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर करवाया जाएगा मैराथन के साथ में। साथियों, फिलहाल टारगेट है कि पहले थियरी सेक्शन को कवर कर लिया जाए। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक का पहला सब टॉपिक है यहाँ पर तर्क, रीजनिंग। रीजनिंग होता क्या है? तो ये मानसिक प्रक्रिया है साथियों, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। और ये जो मानसिक प्रक्रिया होगी, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यूज करना है, आपको तर्क का यूज करना है, लॉजिक का यूज करना है। ये सारी चीज़ें आपको यूज करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया करते हुए। मेंटल प्रोसेस तो है ही, तो ये आपका कहलाता है तर्क, निष्कर्ष तक पहुंचना मानसिक प्रक्रिया के द्वारा। यह सोचने और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो जब भी हम तर्क की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी, और जो थिंकिंग एबिलिटी है इसको भी बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। नेट में रीजनिंग और अजम्पशन मुख्य रूप से रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्नों में आते हैं, जो कि अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का अगर बात करें तो ये क्या है? सोच और विश्लेषण दो तरह के होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। रीजनिंग के प्रकार यहाँ पर देख लें। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है साथियों? निष्कर्षणात्मक रीजनिंग या तर्क। इसमें होता है कि सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष निकालते हैं। सामान्य नियम यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी के लिए अप्लीकेबल है, सभी के लिए वो नियम अप्लाई होगा, उसमें से हम कोई विशेष निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे देखें यहाँ पर, सभी इंसान मृत्यशील हैं, यानी कि पूरे इंसानों के लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर इंसानों के लिए क्या होगा? सामान्य ही होगा। लेकिन इंसानों में अगर हम कोई विशेष इंसान की बात करें, राम यहाँ पर इंसान है तो राम भी मरणशील है। तो यहाँ पर हम विशेष निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो सामान्य नियम है या सामान्य उदाहरण है उससे। तो यहाँ पर उदाहरण से अगर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अनुमानात्मक या फिर निगमनात्मक भी इसको बोला जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग। विशेष मामलों से सामान्य निष्कर्ष निकालना। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के संदर्भ में अगर बात कही गई है और उससे हम अगर जनरल कंक्लूड करते हैं, जनरल निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनुमानात्मक या निगमनात्मक। और ये निगमनात्मक क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर देखिए, देखा कि सूरज हर दिन उगता है, तो ये तो उगता है, ये नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नियम है, सभी जानते हैं। तो इसमें से सामान्य नियम क्या, सामान्य निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि सूरज कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, ये सामान्य निष्कर्ष हुआ। और ये क्या है? विशेष है। अगला है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक, जिसमें क्या होता है? डेटा, सूचना का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं। आपके पास में सूचनाएं होती हैं, डेटा होता है, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे टेबल, ग्राफ, सीक्वेंस बेस्ड प्रश्न इसमें आते हैं। फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग है, आलोचनात्मक तर्क। इसमें कोई दावा किया गया है, कोई तर्क प्रमाण का मूल्यांकन आपको करते हुए निष्कर्ष निकालना है। किसी आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस का पता करना है। वर्बल रीजनिंग क्या होता है? इसमें शब्द, वाक्य दिए रहते हैं, इससे हमें तर्क निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रीजनिंग में आप सिनोनिम्स, एंटीनिम्स पढ़ते हैं। उसके बाद में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब से भी एक एक सवाल आपके रहते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न भी आप देखेंगे। तर्क का एक जनरल आइडिया आपको मिल गया, तर्क के कितने प्रकार हैं वो भी देख लिए। मान्यताएं क्या होती हैं? मान्यताएं बेसिकली जो हैं अनुमान पर आधारित होती हैं और धारणाओं पर आधारित होती हैं।
जो सुपुर्द कथन के पीछे छुपी होती है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा देख लें। इसके टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पष्ट और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी कि छिपी हुई। तो जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, इसमें डायरेक्ट हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सीधे कथन में दी गई धारणा है, इसको डायरेक्ट हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष छिपा हुआ रहेगा निष्कर्ष, आपको अपना कॉमन सेंस का यूज करना है, रीजनिंग का यूज करना है, उसके बाद में छिपा हुआ क्या निष्कर्ष है उसको कंक्लूड करना है। यानी कि सीधा सीधा आपको दिया नहीं रहता है, निष्कर्ष आपको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर दो नियम भी हैं अजम्पशन के। अजम्पशन जो होगा सत्य होना जरूरी है, निष्कर्ष नहीं। तो निष्कर्ष जो है सत्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन अजम्पशन जो है आपका मान्यता सत्य होना जरूरी है। हर अजम्पशन की पुष्टि कथन में नहीं होगी, बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष आपका मान्यता आ जाएगा, बल्कि तर्क के लिए जरूरी होगी। जो अजम्पशन दिया रहेगा ये पुष्टि नहीं करेगा स्टेटमेंट का, लेकिन तर्क करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तर्क के लिए वो जरूरी होगा, बिना अजम्पशन के फिर तर्क ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मान्यताओं को पहचानने का कुछ ट्रिक है। इफ देन टेस्ट। स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है, कथन अगर दिया हुआ है, अजम्पशन को अगर हम पलटें, क्या आर्गुमेंट टूटता है? अगर आर्गुमेंट टूटता है यानी कि वो अजम्पशन है। दूसरा आपका नेगेशन टेस्ट से भी आप कर सकते हैं, अजम्पशन को उलट कर देखना है। अगर आर्गुमेंट फेल हो जाता है तो ये सही अजम्पशन माना जाएगा। हमेशा सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है जब भी हम मान्यता की बात करेंगे। अगला यहाँ पर पहुँच गए हैं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तर्क और मान्यता, ये आपका पहला टॉपिक था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कॉलेज को अधिक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर मान्यताएं क्या क्या दी हुई हैं? छात्रों को कौशल विकास की आवश्यकता है, ये कथन है, ये पॉसिबल है। अगर कॉलेज को अधिक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, तो अगर छात्रों को कौशल विकास की आवश्यकता है तो ये बिल्कुल कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इस हिसाब से ये विकल्प सही हो सकता है। कॉलेज में कोई कार्यक्रम नहीं है, शिक्षा फ्री है, ये सब रिलेवेंट है ही नहीं। तो ये इजी सवाल था, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कथन है सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा में अधिक निवेश करना चाहिए। मान्यता क्या है? आप यहाँ पर देखिए विकल्प दिए हुए हैं। महंगी है, महंगा का तो यहाँ पर कथन में बात नहीं किया गया है, अधिक निवेश करना चाहिए ये बोला गया है। तो अधिक निवेश क्यों करना चाहिए? सस्ता महंगा तो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य के लिए आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सुटेबल है। तो इस हिसाब से मान्यता यहाँ पर दूसरा यानी कि बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सभी नागरिकों को अपने कर समय पर भरने चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब मान्यता क्या दिया हुआ है? कर बेकार है, कर समय पर भरना चाहिए, भरना महत्वपूर्ण है, केवल अमीर भर सकते हैं, नागरिक कर नहीं समझते। अब रिलेवेंट कौन है इस स्टेटमेंट के अनुसार? तो कर समय पर भरना महत्वपूर्ण है, ये रिलेवेंट है, भरने चाहिए। तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल को छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। तो आयोजन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मान्यताएं देखिए आप, स्कूल के पास शिक्षक फ्री हैं, माता पिता को शामिल होना चाहिए, कार्यशैली महंगी, ये सब रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसीलिए कार्यक्रम आयोजन करवाना चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मान्यता आप देखें, ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल होती है, ये तो गलत मान्यता है। ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है, बिल्कुल। स्वास्थ्य जांच महंगी है, ये तो रिलेवेंट नहीं है। शहरों में स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त है, तो ये भी हो सकता है बी और सी। तो यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल आपका है बी, ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है। आगे देखेंगे, कथन स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला को बेहतर बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल। मान्यता आप देखें, छात्रों को विज्ञान पढ़ना पसंद नहीं है, ये तो रिलेवेंट नहीं है। विज्ञान प्रयोगशाला छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, तो ये रिलेवेंट है। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार को सुरक्षा नियम सख्त करने चाहिए। मान्यता देखें, सड़क दुर्घटनाएं कम हैं।
अब नियम बना रहा है यहाँ पर सख्त नियम ताकि दुर्घटना कम हो। तो दुर्घटनाएं कम अगर रहेगा तो इतना सख्त नियम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सुरक्षा नियम आवश्यक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बेहतर जो मान्यता होगा कथन के संदर्भ में बी हो जाएगा आपका। इस तरह के सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, 20-30 सवाल होंगे। हम लोग दूसरे टॉपिक पर पहुँचते हैं, निचोड़ात्मक और सामान्यीकरण तर्क, यानी कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब तर्क क्या है ये तो आप समझ लिए हैं, ऊपर ही हमने डिस्कस करा है। मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विचारों, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर क्या निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। अब डिडक्टिव क्या है, वह तर्क है जिसमें सामान्य नियम या सिद्धांत के किसी विशेष घटना या स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। सामान्य नियम या सिद्धांत होगा जिससे हम किसी विशेष घटना, किसी विशेष स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें निष्कर्ष सत्य होने की संभावना में निश्चित होती है यदि प्रयोजन सत्य है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, सामान्य से विशेष की ओर जाता है, बिल्कुल सही बात है। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक किस मेथड में जाया जाता है साथियों, डिडक्टिव मेथड में। निष्कर्ष निश्चित होता है, तर्क में कोई नया तथ्य नहीं जुड़ता, केवल पहले से ज्ञात तथ्य लागू होते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, यदि बारिश होती तो सड़क गीली होगी। आज बारिश हुई मतलब सड़क क्या होगी, गीली होगी। इसमें प्रयोग क्या करना है आपको, गणित, तर्क शक्ति, परीक्षाएं, वैज्ञानिक प्रमेय, कानून के सिद्धांत, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यीकरण तर्क क्या है यहाँ पर देखें, जनरलाइजेशन तर्क वह तर्क है जिसमें विशेष उदाहरणों और अनुभवों से सामान्य नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसका जस्ट उल्टा है ये, इसमें निष्कर्ष संभावना पर आधारित होता है, पूर्ण निश्चित नहीं होता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर इसमें जाएंगे। निष्कर्ष जो होता है संभाव्य होता है, निश्चित पूर्ण रूप से नहीं होता है, नए तथ्य की खोज या सिद्धांत विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण देखें यहाँ पर, पिछले 5 वर्षों में रामगढ़ में हर गर्मी में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा, तो संभावना क्या बनती है, संभावना है कि अगले साल भी गर्मी में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। ये संभावना निकाला जा सकता है निष्कर्ष के माध्यम से। इसका प्रयोग विज्ञान के ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स में, सांख्यिकी, समाजशास्त्र और भविष्यवाणी में किया जा सकता है। कुछ प्रश्न देख लें। निचोड़ात्मक तर्क का मुख्य गुण क्या होता है, तो सामान्य से विशेष निष्कर्ष निकालना। सामान्यीकरण तर्क का उदाहरण कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा है। इसमें क्या होता है साथियों, सामान्यीकरण तर्क में स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशेष या विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो कोई यहाँ पर विशिष्ट सिद्धांत या कोई कथन है, सभी मनुष्य मृत्युशील हैं, राम एक मनुष्य है अतः राम भी मृत्युशील है। तो ये तो विशेष बात कुछ नहीं है। अगर सभी मनुष्य का बात हो रहा है तो ये क्या होगा आपका, विशेष नहीं होगा, सामान्य होगा। पिछले साल सभी दिन बारिश हुई, ये विशेष बात है कि पिछले वर्ष जो है सभी दिन बारिश हुई, इसीलिए इस साल भी बारिश होगी। तो ये जो है पहले यहाँ पर स्पेसिफिक बातें दी गई हैं बारिश के संदर्भ में, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें निष्कर्ष जो है संभाव्य निकल रहा है, संभावित है। निम्नलिखित कथन में तर्क किस प्रकार का है, देखिए यहाँ पर, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, अजय एक छात्र है अतः अजय उत्तीर्ण होगा। किस तरह का तर्क है, पहले यहाँ पर समझिए ये जो कथन दिया हुआ है किस तरह का है, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और उनमें से अजय जो है एक छात्र है। जब सभी का बात हो रहा है, सभी छात्र उत्तीर्ण होंगे, तो ये तो क्या है, सामान्य बात है। तो सामान्य से यहाँ पर किधर जा रहे हैं, विशेष की ओर या विशेष की ओर। सामान्य बात है जिसमें से अजय एक विशेष इसको लिया गया है, विशिष्ट लिया गया है और वो उत्तीर्ण होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा निचोड़ात्मक तर्क। आगे देखिए सामान्यीकरण तर्क के बारे में सही कथन। निष्कर्ष पूर्ण रूप से सत्य होता है? नहीं, संभाव्य होता है। बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देख लेंगे जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा निचोड़ात्मक तर्क का उदाहरण नहीं है। यदि सभी फूल लाल हैं तो एक फूल है तो यह लाल होगा। ये सभी फूल है, ये तो सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है, लेकिन निचोड़ात्मक में क्या होता है? विशेष से सामान्य की ओर। यानी कि पिछले 5 वर्षों में गर्मी में तापमान 40 डिग्री रहा है तो अगले साल भी गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर विशेष बात हमें पता है, इससे हम संभावित निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका? विशेष से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल। अगला टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, मौखिक और अमौखिक तर्क, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। चलिए, तो मौखिक क्या होता है? मौखिक तर्क वह तर्क है जिसमें भाषा, शब्द, वाक्य, वाक्यांश, अर्थ के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। विशेषताएं, ये भाषा पर आधारित होता है, इसमें वाक्य, शब्द, उनके अर्थ पर ध्यान हमें देना होता है। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग किया जाता है। प्रकार हैं यहाँ पर देख लें, समानार्थक, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य समापन, वाक्य का तर्क, शब्द श्रेणी का तर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब में तर्क होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, विपरीतार्थक शब्द चुने, सुख है। अब विकल्प हमारे पास दिया हुआ है दुख, शांति, आनंद, प्रेरणा। तो सुख, दुख, ये आपके विपरीतार्थक शब्द से उदाहरण एक था। उसी तरह से और भी होगा, कोडिंग, डिकोडिंग से होगा, जितने भी प्रकार हैं सबसे, और उनसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमौखिक तर्क, नॉन वर्बल, जिसमें आपके चित्र होंगे, आकृतियाँ होंगी, आंकड़े होंगे, प्रतीक और पैटर्न होंगे, साइन सिंबल्स बेसिकली आप बोल सकते हैं। ये जो है दृश्य और आकृति पर आधारित होते हैं। पैटर्न, श्रृंखला और आकार के आधार पर समस्या का हल करना पड़ता है। बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें फिगर्स दिए रहते हैं, मिरर वगैरह, आकृति को पूरा करना है। तो इस तरह के सवाल आपके रहते हैं। देखिए, इसमें आकृति का श्रृंखला रहता है, आकृति का पहचान रहता है, दिशा और स्थान रहता है, ब्लॉक ज्यामिति, चित्र आधारित कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन जैसे इस तरह के सवाल। ये आकृति श्रृंखला है, ये छोटा सा उदाहरण है। अब यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से मौखिक तर्क कौन है? तो मौखिक कौन है आप देखिए ध्यान से, फिगर सीरीज, पैटर्न सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ये सब तो है नहीं, सिनोनिम्स होगा यहाँ पर। आकृति श्रृंखला किस प्रकार का तर्क है? फिगर सीरीज, तो फिगर सीरीज कैसा तर्क हो जाएगा? अभी हमने देखा है, ये अमौखिक है। आगे देखिए, वाक्य क्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाक्य क्रम में सही तार्किक क्रम में वाक्य लगाना। तो इस तरह के और भी नीचे सवाल हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी सवाल करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है स्टैंडर्ड किया जाएगा जैसे ही आपका थियरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थियरी सेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आपके लेवल वाले मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग थियरी सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लीजिए और अपना जो सब्जेक्ट है उस पे कमांड कीजिए। ये पेपर मैं अच्छे से करवाऊँगा आपको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।